नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। आज बात करेंगे कौन फंसेगा मायावी पैंतरे में। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की राजनीति पिछले 15 साल से जागृत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक लगातार सिमटता जा रहा है। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की कोई सीट नहीं है। यूपी की विधानसभा में भी उपस्थिति ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में मायावती यूपी की राजनीति में वापसी करने के लिए बेताब है और उनका फोकस भी सपा की तरह दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों पर है। पिछले दिनों मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। इसके बाद मायावती ने घोषणा की कि वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। मायावती की घोषणा बिहार में कितना प्रभाव डालेगी ये कहना कठिन है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश में भी मायावती की चुनावी रणनीति का पता चल रहा है। मायावती उत्तर प्रदेश में भी अकेले चुनाव में जाने वाली हैं। यदि उनकी पार्टी का वोट बैंक पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ता है तो इससे बाकी पार्टियों का गणित बिगड़ सकता है। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मायावती का चुनावी पैंतरा भारी पड़ेगा। मायावती ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जाट समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में अहम पद दिए जा रहे हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर भी मायावती अब खुलकर मुखर होकर बोल रही हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने यूपी में मदरसों पर हो रहे एक्शन पर नाराजगी जताई थी और कहा कि सुलभ व सस्ती शिक्षा देने की जगह सरकार निजी मदरसों को बंद कर रही है। मायावती मुसलमानों को करीब लाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी असहमति प्रकट कर चुकी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती ने ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे। क्या इस बार फिर मायावती अखिलेश और कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी करेंगी? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। देखिए, निश्चित रूप से मनुवाद के खिलाफ बहुजनवाद की जो लड़ाई है उसका एक प्रमुख चेहरा मायावती जी भी हैं और हमने सदैव संविधान आरक्षण की लड़ाई में मायावती जी को साथ लेके चलने का प्रयास किया। किंतु दुख, दुर्भाग्य और अफसोस का विषय ये है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से मायावती जी ईडी सीबीआई के भय से चुप्पी साधे बैठी हुई हैं, मौन धारण किए बैठी हैं, मायावती जी का ये मौन पूरे बहुजन समाज को खल रहा है। चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, इन मुद्दों को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और विशेषकर राहुल गांधी जी ने उठाने का काम किया है, इन मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, उससे पूरे देश के बहुजन समाज में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से बूथों और अपनी चीज़ों को मजबूत कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगी मजबूती आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव बीता है और लोग आपकी सच्चाई से वाकिफ़ हो चुके हैं, उसी तरीके से आप लोग आज जितनी भी मेहनतें कर लें, लेकिन आज आम जनमानस ये जान चुकी है कि हमारा देश कितने असुरक्षित हाथों में है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो सुरक्षा की बातें हों, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे हमारा रोजगार हो, चाहे महिला सुरक्षाकरण हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमें चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है और आम जनमानस जो है वो आज अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी है और अब आम जनता बदलाव चाहती है। छान ले संसार सारा, सुख कहीं ना पाएगा, माया के चकाचौंध में हे अखिलेश तू डूब जाएगा। एक क्षण आनंद होगा और एक तरफ तू चैन न पाएगा, तेरा पीडीए अपने आप ही खुद मटिया मेट हो जाएगा। क्योंकि जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अब तक के इतने लंबे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में या उनके इतने लंबे के जन्म के उपरांत ही जो समाजवादी पार्टी का जन्म होता है, राजनीतिक दल का जन्म होता है, उसके बाद से आज तक जो भी कदाचित नेता वहाँ पर रहे हैं अन्य जातियों के, अन्य वर्ग के, उनको कहीं वो सम्मान नहीं मिल पाया है, उनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं। वह सिर्फ और सिर्फ एक परिवारवादी पार्टी ही बन के रह गए, उन्हीं के विकास के लिए उन्मुख है। और ये कारण आपको अभी उनके जिला अध्यक्षों की सूची में भी दिख रहा है कि जो जिला अध्यक्ष उन्होंने अब तक नामित किए हैं, बनाए हैं, उसमें भी कहीं पीडीए का असर नहीं दिख रहा। तो देखिए, बिहार में 243 सीटों पर मायावती की पार्टी का लड़ना ये बताता है कि यूपी की पॉलिटिक्स में भी वो एकला चलो की रणनीति अपनाएंगी, लेकिन उसके अलावा भी जो वोट बैंक हैं उन पर भी उनकी नज़र है। खासतौर पर अगर हम देखें तो मुस्लिमों के मुद्दे पर मुखर इस बार वो नज़र आ रही हैं। फिर चाहे वो मदरसे का मुद्दा हो या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन की बात हो, वक्फ बिल संशोधन की बात हो, लेकिन अगर उनकी एक्टिविटीज़ से जो उनका वोट परसेंट है जो 9 के आसपास सिमटा था अब तक के चुनाव आते आते,
अगर वो 2-4%, 7% तक भी बढ़ता है, खासतौर पर उन इलाकों में अगर वो मेहनत कर लेते हैं जहां पर बीएसपी का कोर वोट बैंक है, और ये अगर बढ़ता है तो कांग्रेस और सपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, कई सीटों पर प्रभाव डाल सकती है मायावती की पार्टी। और ऊपर से अगर चंद्रशेखर की पार्टी जो आजाद समाज पार्टी है उनका अगर अस्तित्व और बढ़ जाता है तो बीएसपी के लिए भी परेशानी और दलों के लिए भी परेशानी है। यानी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आप ये देख लीजिए कि बीजेपी वर्सेस ऑल की स्थिति है, और जितने ज्यादा ये बटेंगे बीजेपी के लिए उतना फायदेमंद ये जो बटना इनका है वो साबित होगा। हालांकि अब पिछले चुनाव में हमने देखा कि एक साथ आने की कोशिश की थी लेकिन खास फायदा हुआ नहीं, लेकिन आने वाले चुनाव में भी अगर अकेले अकेले आते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन हम आज मायावती की पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं तो समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती के जो मायावी जाल में, पैंतरे में कितने लोग कैसे फंसेंगे। आइए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत करती हूँ सर। पूजा मिश्रा जी सपा की स्पोक पर्सन है, हमारे साथ जुड़ी हूँ, आपका भी वेलकम मैम। सबसे पहले आलोक जी आपसे समझने की कोशिश करती हूँ, बीएसपी जो बहुत ही ज्यादा भी वोट बैंक की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, एक सीट पिछली बार आई और उसके बावजूद भी अभी भी कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। कोशिश कर रहे हैं वो कि दोबारा से अपनी पार्टी को उभार सके, लेकिन उतने नतीजे नहीं नजर आ रहे हैं। फिर भी 9 से 10% तक का वोट बैंक अभी भी उनका है। मेहनत कर रहे हैं, नए लोगों को जोड़ रहे हैं, जातिगत समीकरणों को साधने के लिए उस हिसाब से भी जातियों को मोबिलाइज करने के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। मुस्लिमों के मुद्दे पर मुखर नजर आ रही हैं। जाहिर है उनकी कोशिश होगी कि मुस्लिम वोट बैंक को भी वो अपने पास खींच सके, और अगर ऐसा होता है तो कितना हार्डकोर हो जाएगा दोनों दलों के लिए, खासतौर पर कांग्रेस और सपा के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए तो फिर एक तरफा स्थिति हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि बीजेपी वर्सेस ऑल, जितना बटेंगे उतना बीजेपी के लिए फायदा है। फिर आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी मोर्चा संभाले हुए। जी पारुल जी, देखिए बहुजन समाज पार्टी के लिए पिछले कुछ वर्षों में कह लीजिए या पिछले कुछ चुनाव में कह लीजिए कि एकदम मामला शून्य की स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद भी वो अपना जो वोट बैंक थे, जो पहले जो कहा जाता था कि बसपा का एक कैडर का जो वोट बैंक है वो वहीं रहता है, उसके बाद के वोट बैंक उनको चाहिए होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उनका जो वोट बैंक था उसको कहीं ना कहीं भाजपा ने हिंदुत्व के रूप में, जो दलित कह सकते हैं जिसको हम, वो जो दलित था वो हिंदुत्व के रूप में आकर के वो भाजपा का वोटर में शामिल हो गया। और जो बसपा के बड़े नेता थे, जितने भी बड़े नेता थे, एक सतीश मिश्रा जी को छोड़ दिया जाए तो सभी नेता या तो भाजपा में है या कांग्रेस में है, तो ये या सपा में चले गए। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक कई जगह दिक्कतें आई, एक तो अपना वोट बैंक साधना, फिर अपने नेताओं को साधना, प्लस अपने भतीजे को बड़ा नेता के रूप में प्रायोजित करना, फिर उसको वापस लेना, फिर भाजपा से जो उनका गठबंधन की चर्चाएं चलती रहती हैं कि भाजपा की बी टीम है उसको स्पष्टीकरण देना, प्लस अपने वोट बैंक को कैसे हम मजबूत करें, कैसे हम मुखर हो सके, और ये भाजपा के दबाव में भी है। तो कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पिछले जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान को लेकर के भाजपा को घेरा और उसका नतीजा समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हुआ और वो चुनाव जीते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक था, जो हिंदुत्व के रूप में भाजपा में शामिल हो चुका था, वो फिर से दलितों के रूप में उसको विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नजर आई, बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आई। और ये कारण है अब आने वाला चुनाव में अगर यूपी का जो चुनाव हिंदुत्व के रूप में होता है या मुस्लिम को उसमें हिंदू मुस्लिम पे होता है, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जैसी की तैसी ही रहने वाली है। अगर वो संविधान के नाम पे जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भाजपा को रोके रखा, घेरा, अगर वो उस संविधान के नाम पे, दलितों के आरक्षण के नाम पे, SC ST OBC के नाम पे भाजपा को घेरते हैं, तो वो एक कुछ परसेंटेज वोट जो बसपा का है वो उनकी ओर वापस जा सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर का वोट बैंक है उसको ये भी मालूम है, पिछले कुछ चुनाव में उसने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां थी, जो तेवर थे, वो पिछले कुछ वर्षों में दिख नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में है। तो यही कारण है कि वो वोट बैंक कुछ परसेंटेज जो है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो गया, क्योंकि आजाद के अंदर जो तेवर दिख रहे थे, लोगों को लगा कि ये तेवर ठीक है और ये हमारा नेतृत्व कर सकता है, और यही कारण है कि पहले चुनाव में ही वो जीत करके सांसद बन गया। तो अब वो बहुजन समाज पार्टी
के पक्ष में ये मामला है कि हम अपना वोट बैंक कैसे सहेजें, कैसे फिर से सत्ता में आए और हम लोगों को मैसेज दे सकें कि हम अपने संविधान को लेकर के और हम भाजपा से कहीं दबाव में नहीं है, भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये भी मैसेज देना है। आने वाला चुनाव ये सिद्ध करेगा कि अगर यूपी के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर के चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और कमजोर होगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी संविधान को लेकर के, राहुल गांधी जिस तरह पिछले संविधान की प्रतियां लेकर के घूमे थे, उसको लेकर के पूरे माहौल बनाते हैं तो भाजपा को जरूर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उसमें कुछ परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी के बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद का जो चुनाव आया उसने भी जो मुद्दा उठा उसको कहीं ना कहीं खारिज किया। मैं उपचुनाव की भी बात करूं अगर तो आलोक जी, लेकिन अब मैं एक बात और आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मायावती का आपने कहा कि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है जिस तरह की तैयारियां उनकी हो रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ये जगह जगह अभी भी ये मुखर दिखाई दे रहे हैं, युवाओं को जोड़ना, उनका खुद का युवा नेतृत्व। अगर इनकी तरफ दलित और मुस्लिम वोटर्स रुख करते हैं तो भी नुकसान इन्हीं पार्टियों को होना है आलोक साहब? नहीं, जी परुल जी, होना जरूर है, लेकिन अभी यूपी के अंदर अगर नेताओं को देखें ना तो एक कद का नेता अभी रावण सांसद जरूर बन गए हैं, लेकिन अभी वो कद नहीं आ पाए। यूपी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आप देखिए जब चुनाव होता है, अभी इतना लंबा समय उनको राजनीति में नहीं हुआ है तो लोगों का भरोसा इतनी जल्दी नहीं जीत पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में अभी अखिलेश और योगी का युग चल रहा है। इससे पार पाकर के मायावती आएंगी तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का कहीं नंबर आएगा। ठीक है, पूजा जी आप क्या मानती हैं, क्या वाकई जिस तरह के समीकरणों को लेकर बीएसपी अपना काम कर रही है, जाटवों को जोड़ना, मुस्लिमों के साथ मुखर होकर खड़े होना, जो कि आप और कांग्रेस भी नहीं कर पा रहे, वो कर रही हैं, सीधे तौर पर वो मुस्लिमों की बात कर रही हैं, तो इसका नुकसान के समाजवादी पार्टी को हो सकता है? अगर सीधे तौर पर वोट बैंक शिफ्ट होता है तो ये कहा जा रहा है कि आपकी सीटों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। चारुल जी वो अपने डिसीजंस को लेकर के प्रिसाइज ही नहीं है। तभी वो अनाउंस करती हैं कि जो है हम जब तक मैं जीवित हूँ मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, आकाश को जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा देती हैं, फिर उनको फिर से जो है पार्टी में ले आया जाता है, फिर से उनको जो है चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। जब तक आप प्रिसाइज नहीं रहोगे, जनता के मुद्दों को लेकर के नहीं उठाओगे, 69,000 की जो भर्ती थी उनमें आरक्षण का ही तो हनन हुआ था, और अब जाकर के फिर फैसला आ गया हुआ है कि जिन्होंने कट ऑफ आने के बाद में डिग्री प्रोवाइड की है उन सबकी नौकरियां चली जाएंगी। आज जो है 1.39 लाख शिक्षक भर्ती के लिए जो है आया था कि सरकार कराएगी, 5 घंटे में उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिक शिक्षा का साल भर में 1.29 लाख जो है जो पद थे उनको रिक्त पदों को रद्द कर दिया गया। और आप जब तक जमीन पे खड़े होकर के ये सारे जगहों पे जो है जो हक मारी जा रही है वो मारी जा रही है मैक्सिमम जो है आपके दलित की, और आप उनपे मुद्दे पे खड़े होकर के मुखर होकर के बोल भी नहीं रहे हैं कि आपके हक मारा जा रहा है। अभी जो है मंदिर में एक दंपत्ति को जाने नहीं दिया गया है, आज ही की खबर है, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे, उस पे आप मुखर होकर के नहीं बोल रहे हो। जब तक आप जमीन पर खड़े होकर के मुखर होकर के नहीं बोलेंगे तब तक जो है कोई भी आपके साथ में जुड़ने वाला नहीं है। और अगर सुश्री मायावती जी को जहां तक हम लोग सुना करते थे अपने जो है पूर्वजों से बड़ों से कि भाई मायावती जी की जो है एक अलग तरीके की राजनीति करने की रवैया हो, बिल्कुल मुखर होकर के करती, जो हमने देखा है कि मायावती जी बहुत सहम की राजनीति करती हैं, वो मुखर होकर के जमीन पर नहीं आती हैं, वो चुनाव के समय दिखती है, चुनाव के बाद में भी वो हाइबरनेशन और एक्टिवेशन में चली जाती है। तो जब तक पारुल जी जनता के बीच में आपके मुद्दे अलाइन नहीं करेंगे तब तक जो है कोई भी नैरेटिव, मैं मानती हूँ कि नैरेटिव काम करता है, बट वो 1% 2% आपको क्लोज दे सकता है, पर जब तक आप जनता के बीच में जाकर के कार्य नहीं करेंगे जनता आपके लिए चुनेगी। और समाजवादी पार्टी लगातार, हम सरकार से बाहर रहे लेकिन हम लगातार जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं और इसी भरोसे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और पार्टी चाहे मायावती जी क्यों, चाहे एक और पार्टी क्यों न लड़ जाए, लोकतंत्र तो यही है कि आप ये थोड़ा सोच सकते हैं कि कोई पार्टी लड़ने के लिए नहीं आएगी, पार्टी तो और दो पैदा हो जाएंगी चुनाव आते खबर में, वो भी लड़ेंगी। लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम अपनी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी किसी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला है, हम अपना काम करेंगे, जनता हमें जो है अपना प्यार देगी। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था कि कोर वोट बैंक वो वहीं झुकाव है। जब हम कवर करने जाते हैं, मैं भी जब फील्ड पर होती हूँ इलेक्शन टाइम पे, जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्यों देना है,
बोले नहीं हमको तो इसी पार्टी को देना है, कोई कारण नहीं है उसके पीछे। तो कुछ ऐसे भी वोटर्स होते हैं जो कोर वोटर्स होते हैं, ऐसे ही वोटर्स मायावती के भी पास हैं, ऐसे ही वोटर्स आपके भी पास हैं। लेकिन आपका जो पहले कोर वोट बैंक MY की तरफ तो ठीक है आप लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन M फैक्टर उस पर कहीं ना कहीं कब्जाने की कोशिश मायावती की है, और इसलिए वो खुले तौर पर बात कर रही है। वो खुले तौर पर इसलिए मैंने जिक्र किया कि आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इस तरह के बयान आप लोगों की पार्टी की तरफ से आना, वो भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको छिटकने का डर लग रहा है। देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी जो है हर मुद्दे पे मुखर होकर, अगर आप उठा करके देखेंगी तो भारत देश में हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरे हैं, और हम उसी जिम्मेदारी के साथ में कार्य भी कर रहे हैं। हम हर मुद्दे पे अगर आप उठा करके देखेंगे तो चर्चा समाजवादी पार्टी की चल रही है। तक आते आप लोग न्यूट्रल दिखाई दिए, आप लोग फिर कोर जो आपकी पॉलिटिक्स रही आप वहां नहीं दिखाई दिया। पीडीए तक आते आते आपको हर दल के साथ, हर जाति के साथ न्यूट्रलाइजेशन दिखाई दिया। नहीं, हम हर जाति को लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम हर समाज को लेकर, जो पीड़ित हम उसके साथ में खड़े हैं, हम उसके हक की लड़ाई लड़ेंगे, और जहाँ पे अधिकार की बात होगी हम अधिकारों को बिल्कुल मजबूती के साथ में लड़ेंगे, जमीन पे रह करके। अभी भी जो अनाउंसमेंट होकर के कैंसिल किए जा रहे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, सड़क पे समाजवादी पार्टी उतरेगी। समाजवादी पार्टी सड़क पे अभी भी है और आगे चलकर भी सड़क पर ही उतरी रहेगी। ठीक है, अब मैं किसी साहब आपके पास आ रही हूँ। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है आप लोगों के लिए कि बीएसपी आप लोगों की बी टीम है, आप ही के लिए काम करती है, और आलोक जी भी ये कह रहे थे कि आप लोगों के दबाव में वो खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। तो एक तो ये कि अगर वो बहुत एक्टिव नजर आती हैं वो तो आपको फायदा है, और अगर वो एक्टिव नजर नहीं आती है तो आप लोगों को नुकसान है, क्योंकि सीधा जो वोटर आपका है वो आपकी तरफ जाता है। लेकिन अगर जो आपका वोटर नहीं है वो डिवाइड हो जाता तो किसी एक पार्टी की तरफ ज्यादा सीटें नहीं बढ़ती हैं, ये कहा जाता है। अब ऐसे में अगर उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं तो आपके बल्ले बल्ले है। नहीं, देखिए पारुल जी, रही जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि मायावती जी एक्टिव नहीं है तो भाजपा को फायदा मिल रहा है, और भाजपा की भी टीम है कि अन्य पार्टियों की भी टीम है। देखिए अभी 2019 के चुनाव में बहन मायावती जी का गठबंधन किसके साथ था? समाजवादी पार्टी के साथ था, और बहन मायावती जी बढ़ी और वो पहुंची, जो उनकी 0 सीटें थी लोकसभा में, 0 से वो 10 पे पहुंच गई। समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीट पे सिमट कर रह गई। लेकिन उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो वर्तमान में इससे ज्यादा थी उत्तर प्रदेश में, तो उनकी राजनीति में बढ़ने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा ही मिला। बढ़ने के बाद मायावती जी 10 सीट पे पहुंची तब भी फायदा मिला। मायावती जब 0 सीट पे थी तब भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सिर बाते बैठाया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। और जो अभी आपने बात की कि भाई समाजवादी पार्टी का क्या है कि दरअसल बहुत कंफ्यूज हो गई पार्टी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कभी कंफ्यूज हुआ करती थी, वही स्थिति आज समाजवादी पार्टी के साथ में। ना तो ये मुद्दे तय कर पा रहे, ना तो ये तय कर पा रहे पीडीए में कौन है। पीडीए में लास्ट में जब एक ही बात आती है, एक को कभी अगड़ा कहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी आदिवासी कहते हैं, फिर अलग क्या रह गया? फिर पीडीए का मतलब क्या है? अगर सबके साथ काम कर रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोसने का काम करते हैं भाई, कि भारतीय जनता पार्टी इनके लिए काम कर रही है, इनके लिए काम कर रही है। और अभी वह पूजा ने जिस चीज का जिक्र किया कि भाई मंदिर में नहीं जाने दिया, तो मंदिर में तो ब्राह्मण ही नहीं जाने दे रहे दलितों को। इन ब्राह्मणों को समझाइए। लेकिन ब्राह्मणों को समझाने के बजाय समाजवादी पार्टी आजकल ब्राह्मणों को गाली देने का काम कर रही। अभी माननीय ब्रजेश पाठक जी के बारे में इनके ऑथराइज्ड ट्विटर हैंडल से क्या क्या कुछ कहा गया, उसके बाद में उसको हटाया गया। तो यानी कि जो इनका वोट बैंक था, जिसपे समाजवादी पार्टी पे जो लोग भरोसा करते थे, आज कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा है जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर हो या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चल रहा हो, क्योंकि ये हर जगह पे डुलमुल रवैया अपनाते हैं। और इनका सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि कैसे हम वोट बैंक हासिल कर लें, यानी यूज एंड थ्रू की राजनीति जो अभी तक ये अन्य जातियों के साथ, अन्य लोगों के साथ अपनाते आए हैं, वही अपने पीडीए के साथ भी कर रहे हैं। और जिस ब्राह्मण का ये मुद्दा उठा रहे थे अभी कुछ समय पहले, अब तो ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी को भी गाली दे रहे हैं। उसके बाद में कौन इनके साथ में ब्राह्मण रह जाएगा? वो भी मतलब व्यक्तिगत रूप से उनकी मां के बारे में उल्टा सीधा कहा गया। इस निम्न स्तर की राजनीति पे समाजवादी पार्टी उतर आई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी की ओर है। रही बहन मायावती जी की बात, बहन मायावती जी मेहनत
कर रही हैं, करेंगी, और कौन कितना बैठेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा की पूरा प्रदेश की जनता है, क्योंकि हम एक तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में जो बंटवारा ये लोग कर रहे हैं, कभी जात की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये मुस्लिमों को ही बांटने की बात करते हैं, भाई मुस्लिम मेरे साथ है। अरे मुस्लिम आपके साथ है, मुस्लिम आज तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया? आप मदरसों तक ही सीमित क्यों रखना चाहते हैं मुसलमानों को? हम तो चाहते हैं कि एक हाथ में मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, और एक हाथ में कंप्यूटर हो। अगर ये बात योगी जी कह रहे हैं, इनको वो भी बात करती है। जब मदरसों का कहीं पे भी उसका जो है मदरसों का एक तरीके से जब उसकी जांच होने लगती है, तब भी उनको आपत्ति होती है कि भाई जांच क्यों हो रही है? अरे जांच इसलिए हो रही, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है, बच्चों के लिए सुविधा है कि नहीं है। लेकिन ये चाहते हैं मुसलमानों की स्थिति जस की तस बनी रहे, और केवल वोटर बन करके मुसलमान हमारा रहे। इसीलिए समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक गया है। और रही बात मायावती जी की, तो देखिए मायावती जी भी जो काम कर रही थी, केवल जाति और धर्म पे कहीं ना कहीं मायावती जी भी आकर के टिक गई। यही कारण रहा कि उनके हाथ से सत्ता भी चली गई। धीरे धीरे चाहे विधानसभा में सीटें थी, चाहे लोकसभा में सीटें थी, धीरे धीरे समाज बढ़ गई। तो देखिए जो सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ेगा प्रदेश में, जनता के दुख दर्द में जो शामिल होगा, प्रदेश के विकास के लिए जो काम करेगा, जो ये नहीं करेगा कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले तुष्टीकरण के लिए, उसको जनता से बातें बैठाएगी। ठीक जी पूजा जी कहिए। जी चारुल जी, इन्होंने अपने नेताओं के जो है बयान को कर करके रिपीट कर दिया। इनके यहाँ यही चलता है, जो नेता लोग बयान देते हैं ना, उसको करेक्शन कर करके अरेंज कर लेते हैं और आकर के बोल देते हैं। अभी इन्होंने ब्रिजेश पाठक जी का नाम लिया, बोले ब्राह्मण परिवार तो ब्राह्मण शिरोमणि नहीं है, पूजा मिश्रा नहीं मानती है, और ऐसे न जाने आलोक त्रिपाठी मानते कि नहीं मानते हैं। ब्राह्मण नहीं है, ब्रिजेश पाठक जी को ब्राह्मण नहीं मानती आप? समाजवादी पार्टी ब्रिजेश पाठक जी को ब्राह्मण नहीं मानती है? क्या बात है, ये तो आप ही कह रही ना कि अब उनको ब्राह्मण नहीं मानते। मतलब समाजवादी पार्टी किसको ब्राह्मण मानेगी? ठीक है, जिसको समाजवादी पार्टी ब्राह्मण मानेगी वो ब्राह्मण माना जाएगा क्या? अरे पूरा प्रदेश जानता है वो क्या कौन है क्या है। आप कह रहे उनको ब्राह्मण ही नहीं मानते? मतलब समाजवादी पार्टी ब्रिजेश पाठक जी को ब्राह्मण ही नहीं मानती। देखिए जब इनके कान का इलाज कराइए, इनका कान का इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए। अरे डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे आप? डॉक्टर पास फर्जी हो रखी है, आपको जानकारी है कि नहीं? कन्नौज में एक बेटी की जो है डेथ हो जाती है, उसको जो मसल में इंजेक्शन लगनी चाहिए थी उसको इंट्रावेन में लगा दिया जाता है, और उसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक्सपोज करके जो है लिखते हैं, उस पे संज्ञान नहीं लिया जाता, परिवार वालों पे लाठीचार्ज किया जाता है और उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। आपका भी कान खराब है। मैंने बोला ब्राह्मण शिरोमणि नहीं है, और आपको सुनाई दे मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण नहीं है। आपने कहा मैं ब्राह्मण मानती ही नहीं हूँ, ब्राह्मण मानती नहीं, आपने कहा। अरे दोबारा कराना नहीं, देखिए एंकर महोदया दोबारा चला लेगी न्यूज। आपने कहा उनको ब्राह्मण मानते ही नहीं है, आप कह रहे हैं उनको ब्राह्मण नहीं मानते, मतलब जिनको गाली दे वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। तो क्लियर वो करके रखना अखिलेश यादव जी जिनको गाली दे रहे हैं वो ब्राह्मण ही नहीं है। ठीक है, अब पूजा जी अपनी बात रख लीजिए जल्दी संक्षेप में। चारुल जी ऐसे बकवास करने पे डिबेट नहीं करूंगी। नहीं बकवास आप कर रही, बकवास ये शब्दों का इस्तेमाल अपनी बात क्लियर कीजिए पूजा जी, फिर मैं आलोक जी के पास। डिप्टी सीएम साहब को बैठ के यहाँ बता रही हूँ ब्राह्मण ही नहीं है। ठीक है, बकवास आप कर, क्लियर कर लीजिए अपनी बात। ब्राह्मण शिरोमणि नहीं है ये कहा ना आपने? जी बिल्कुल ठीक है, वो ब्राह्मण शिरोमणि नहीं है। ब्राह्मण शिरोमणि जो है भगवान परशुराम जी थे, जिसकी जयंती पे जो है समाजवादी पार्टी सरकार ने हॉलीडे घोषित किया हुआ था। इसका मतलब अब ब्राह्मण बाकी ब्राह्मण तो है कि नहीं? क्या कह रहे? बाकियों को ब्राह्मण आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? शिरोमणि मैं नहीं मानती, मैं ब्राह्मण शिरोमणि जो है भगवान परशुराम जी को मानती हूँ। कोई जो है ब्राह्मण पूरे पूजा मिश्रा पूरा ब्राह्मण जो है समाज को रिप्रेजेंट तब करेंगे जब तक गलत बयानबाजी तो ठीक नहीं है ना मैडम। तो अपनी कार्यभार को लीजिए ना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो नहीं दी थी ना गलत बयानबाजी, बल्कि जो है ये जो इनको कह रहे हैं कि इनके ऊपर दी गई, उन्होंने दी थी। उन्होंने अपना पराकाष्ठा पार कर रखा हुआ। पहले बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए जो है खराब है, बोलते हैं समाजवादी पार्टी के गुंडों का डीएनए है, उसके बाद में उन्होंने फिर पार कर दिया क्योंकि वो रुके ही नहीं। ये तो सत्य है, पार्टी का नेताओं 2025 में हम ये कह सकते हैं डीएनए टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का 2025 में बैठकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी में चले जाइए आप,
कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर बयान जो दिए जा रहे हैं, उनमें कई ऐसे नेता हैं हर पार्टी में जो बयान बिल्कुल ऐसे देते हैं जिनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं होती, लिमिट के आउट लेकिन ऑफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके नहीं बयान दिए, देते हैं। समाजवादी पार्टी के ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दिए, इनके मंत्रिमंडल में आलोक जी दिए से हुए बात हैं। कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, आलोक जी वहीं पर आपके पास आ रही हूँ कि अब आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण कहाँ देख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में सर? नहीं, देखिए राजनीतिक दल बहुत ही मजे हुए हैं और पूरी तरह से चुनाव को ये जातियों में उलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सभी जातियों में नहीं उलझाएंगे। देखिए यूपी में ये मालूम है कि अगर जातियों में चुनाव होगा तो किसको फायदा होगा, अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो किसको फायदा होगा। तो ये दलों का एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा कि वो चुनाव को जातियों के आधार पर करा पाते हैं या हिंदू मुस्लिम पे करा पाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही, और चुनाव इन्हीं दो पे होगा, इन तीसरे पे नहीं होगा। कभी चुनाव देखिए आप विकास पे होता ही नहीं है, कभी काम के मुद्दों पे चुनाव होता ही नहीं है। पॉलिटिक्स में तो जाति की बातें किए बगैर तो चुनाव में पहला वोट ही न डलता है, तो फिर तो खैर क्या ही बात करेंगे। हालांकि मुझे लगता है जनता को जागरूक होना चाहिए और अपने नेताओं से उनके लिए किए गए कामों के बारे में बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मायावती की पार्टी का एक्टिव होना ये बताता है कि वो अपने पैतरे रख रही हैं, अपने जाल फैला रही हैं, और उसमें कौन सी पार्टी किस तरीके से फंसेगी आने वाले समय के साथ पता चलेगा। हालांकि उनका जो कोर वोट बैंक है दलित मुस्लिम, उसमें अगर वो आगे अपने परसेंटेज वोट के बढ़ाती हैं तो खासतौर पर सपा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, और आजाद चंद्रशेखर भी एक्टिव हैं तो उनकी तरफ भी वोट बढ़ता है तो बीएसपी को भी तो नुकसान होगा, लेकिन दूसरे दलों को भी नुकसान होगा। लेकिन इन सब के बंटने से बीजेपी को फायदा जरूर हो सकता है। अब मायावती के पॉलिटिक्स में अगर आने वाले सालों के साथ सुधार नहीं हुआ तो कहीं मायावती की पॉलिटिक्स या उनकी पार्टी विलुप्ति की कगार पर ना पहुंच पाए, क्योंकि शून्य से दोबारा से शुरुआत करनी पड़ रही है तो मेहनत तो करनी होगी, लेकिन जिस स्तर की मेहनत हो रही है वो ढिलाई ही कही जाएगी। दीजिए इजाजत, नमस्ते।